मेरा नाम हेमंत कुमार है। मैं 18 साल का हूँ और पंजाब के फरीदकोट में रहता हूँ। मैं अपने जीवन में घटी कुछ बहुत ही डरावनी घटनाओं के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये पहली घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तब की है जब मैं 12 साल का था। उन दिनों हम लोग राजस्थान में रहा करते थे। साथ ही बता दूं कि हमारे घर में हम सिर्फ 4 ही लोग हैं, मम्मी, पापा, मैं और मेरी बड़ी बहन। मैं बचपन से ही बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान हूं, शायद इसीलिए क्योंकि मेरा गण नीचे है। हमारे परिवार में बाकी सबका गण ऊपर है, सिर्फ मेरा ही गण नीचे है। इसलिए मेरी मम्मी और बहन मुझे डरपोक बोला करते थे। तो हुआ ऐसा था कि उन दिनों हम लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। वो एक 2 मंजिला मकान था जिसमें नीचे वाले फ्लोर पर मकान मालकिन अपने बच्चों के साथ रहती थी, जबकि ऊपर वाले फ्लोर पर हम लोग शिफ्ट हुए थे। वो उस घर में हमारा पहला ही दिन था। सारा सामान शिफ्ट करने के बाद हम सब लोग बहुत थक गए थे। साथ ही बताऊं कि ऊपर हमारा कमरा इस तरह से बना था कि कमरे के सामने से रसोई साफ दिखाई देती थी। बेड पे मैं अपनी मम्मी और बड़ी बहन के साथ ही सो रहा था कि रात में अचानक मुझे किसी के रबड़ की चप्पल पहन के चलने की आवाज सुनाई दी। राजस्थान में ज्यादातर लोग इसी तरह की चप्पल पहनते हैं, इसलिए इनकी एक अलग ही आवाज आती है। मुझे वो आवाज अच्छे से सुनाई दे रही थी। आवाज सुनते ही मैं उठ के बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। सामने हॉल में एक नाइट बल्ब लगा था जिससे हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन फिर उठने के बाद भी मुझे वो आवाज बार बार सुनाई दे रही थी। मैंने ध्यान से हॉल की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मुझे वो आवाज फिर से किचन के अंदर से सुनाई दी। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि वहां कौन है। मैं चाहता था कि अगले दिन मैं अपने मम्मी और दीदी को बताऊं कि जब वो रात में सो रही थी तो मैंने बिना डरे उस चीज को देखा। मैं बेड पे बैठा ही था कि तभी मुझे रसोई के सामने एक काला साया खड़ा दिखाई दिया। मुझे नहीं पता वो साया किस तरफ देख रहा था, लेकिन वो बहुत ही बड़ा दिखाई पड़ रहा था। इतना काला कि नाइट बल्ब की रोशनी में भी बस काला ही नजर आ रहा था। वो इतना लंबा था कि उसका सिर ऊपर रसोई की छत तक पहुंच रहा था। उसको देख के मैं इतना डर गया कि बिना हिले बस अपनी मम्मी के पास चुपचाप आंखें बंद करके सो गया। फिर अगली सुबह जब आंख खुली तो सब कुछ नॉर्मल था। मैंने मम्मी और अपनी बहन को रात के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। लेकिन मुझे पता था कि वो कोई सपना नहीं था। तब तो मेरी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद सबको इस बारे में पता चल जाने वाला था। उस नए घर में आने के कुछ ही दिन बाद हमारी लाइफ बिल्कुल बदल गई। मुझे रात में रोज डरावने सपने आने लगे। उनमें से 2 सपने ऐसे थे जो मुझे पूरी जिंदगी याद रहेंगे। एक बार मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा हूं। तभी मुझे खिड़की से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज सुन के मैं इतना डर गया कि वहां से उठ भी नहीं सका। अगले ही दिन मुझे तेज बुखार आ गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दिन मेरी मम्मी भी बहुत डरी हुई थी। मैंने उनसे बहुत पूछा कि आप इतना डरी क्यों हुई हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे हमारे परिवार का माहौल भी खराब होने लगा। मम्मी पापा हमेशा लड़ते रहते थे। हमारे घर में अचानक से गरीबी आ गई। हमें हमारी स्कूल की फीस ना भरने के कारण स्कूल से भी निकाल दिया गया था। मेरी बहन खुद से बातें करने लगी। मेरी मम्मी की भी तबीयत खराब रहने लगी।
पापा ने कबाड़ी का काम शुरू कर दिया था। उस साए को मैंने फिर तो कभी नहीं देखा, लेकिन रात में अक्सर मुझे बाहर से वही चलने की आवाजें सुनाई देती थीं। फिर एक दिन मेरी मम्मी मुझे एक बाबा के पास लेकर गई, लेकिन वो बाबा भी कुछ ठीक नहीं कर सका। फिर कुछ ही दिन बाद एक रात मैंने फिर से एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं और मेरी बहन हमारे कमरे में बैठे किताब पढ़ रहे हैं और कोई बहुत ही लंबा सा आदमी बाहर से हमारे कमरे के अंदर आना चाह रहा है, लेकिन उसका सिर बार बार छत से टकरा रहा था। मैंने अपनी बहन से पूछा कि ये कौन है, तो वो बोली कि डरने की जरूरत नहीं है, ये अंदर नहीं आ सकता। अगले दिन मैंने अपनी मम्मी को फिर से इस सपने के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने फिर से यकीन नहीं किया। मम्मी तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। शायद पापा की वजह से वो बहुत परेशान थी। लेकिन फिर उसी रात मैंने फिर से वही सपना देखा। मैं कमरे में अकेला था और कोई कमरे के अंदर आना चाहता था। इस बार भी कोई सिर को दरवाजे पर पीटते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर नहीं आ पा रहा था। लेकिन इस बार उस आदमी के पैर नीचे से कटे हुए थे। मैंने खुद उसके पैर देखे थे, उसके पंजे नहीं थे। फिर अगली कई रातों तक मुझे हर रात यही सपना दिखाई देता रहा। हर रात उसके पैर नीचे से कटे होते थे, लेकिन उसका सिर ऊपर दीवार से टकरा रहा होता था। फिर एक दिन मैंने रोते हुए अपनी मम्मी से कहा कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। तो इस बार मेरी मम्मी और बहन को मेरी बात पर यकीन हुआ। फिर उसी दिन मम्मी ने मुझे मार्केट से भागवत गीता खरीद के लाकर दी। मम्मी ने कहा कि इसे रोज सुबह नहा के पढ़ा कर। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। पहले दिन जब मैंने गीता का अध्याय पढ़ा तो मुझे बहुत शांति महसूस हुई। रात में मैंने मम्मी और दीदी के साथ सुंदरकांड भी पढ़ा, तो उस रात मुझे कोई डरावना सपना नहीं आया। नींद भी बहुत अच्छी आई। धीरे धीरे जब मैंने गीता के सारे अध्याय पढ़ लिए तो उसके बाद मैं हर रोज 12वें अध्याय को पढ़ता था। बताते हैं कि अगर कोई बुरी शक्ति उस अध्याय को सुन ले तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर उसके कुछ दिनों बाद एक दिन मेरी मम्मी ने हमें बताया कि जिस रात मैंने वो सपना देखा था कि कोई खिड़की से मुझे फुसफुसा के कुछ बोल रहा है, उसी रात उन्होंने भी एक सपना देखा था। सपने में मम्मी ने देखा कि एक लंबी गर्दन का आदमी हमारी खिड़की से हमारे कमरे के अंदर झांक रहा है। जब मम्मी ने उसे देखा तो वो बहुत डर गई। इसलिए उस दिन मम्मी बहुत परेशान थी। मम्मी को लगा कि अगर वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देंगी तो ये सब और नहीं होगा। उस दिन के बाद से मैंने उस घर में कभी किसी को देखा तो नहीं, लेकिन उस घर में हमारा बहुत नुकसान हो गया था। 2 साल बाद फिर हम जयपुर शिफ्ट हो गए। जाते हुए मेरी मम्मी ने मकान मालकिन से इन सब चीजों के बारे में बात की तो उसने बताया कि हमसे पहले जो लोग वहां रहते थे वो काला जादू किया करते थे। हमारे उस घर में जाने के 5 साल पहले तक वो घर खाली था, वहां कोई नहीं रहता था। उस घर से निकल जाने के बाद हमारे परिवार में सब कुछ पहले जैसा अच्छा होने लगा। इस तरह की एक और घटना के बारे में बताऊं तो ये तब की बात है जब मैं 15 साल का था। उन दिनों मेरे मम्मी पापा दोनों एक ही कॉलेज में वार्डन का काम किया करते थे। रहने के लिए हमें वहां एक फ्लैट भी मिला हुआ था। वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग थी जिसमें 7 माले थे, लेकिन नीचे के 2 मालों को छोड़कर वहां के सब माले खाली थे। वो बिल्डिंग कॉलेज के बगल में ही थी, इसलिए रात में भी मम्मी पापा को कॉलेज जाना होता तो आसानी से जा सकते थे। बिल्डिंग के बगल में ही एक पार्क भी था।
रात में खाना खाने के बाद मैं अक्सर उस पार्क में अपनी डॉग के साथ घूमने चला जाता था। उस बिल्डिंग के बारे में वहां के लोग तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता कि उन्होंने किसी को बिल्डिंग के ऊपर से कूदते देखा है, तो कोई कहता कि रात में पार्क में कोई बैठा होता है। एक बार वहां काम करने वाली एक बाई ने हमें बताया कि एक बार वो छठे माले के एक कमरे की सफाई कर रही थी, तो काम करके वो थोड़ी देर के लिए वहां लगे एक बेड पे लेट गई। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक बच्चा सफेद कपड़े पहने उसके ऊपर बैठा था। ये सब बातें सच थी या झूठ, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो सब लोग हमेशा एक सफेद कपड़े पहने लड़के के बारे में बताते थे। रात में जब मैं खाना खाकर घूमने जाता तो कई बार मुझे लगता कि कोई मेरे साथ घूम रहा है। एक रात जब मैं पार्क में घूम रहा था तो मुझे उस बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत ही लंबी परछाई वाला कोई साया बैठा दिखाई दिया। मैं उसको अनदेखा करते हुए जल्दी से अपने घर आ गया और अपनी मम्मी को बताया, तो उन्होंने मुझे रात में घर से निकलने को मना कर दिया। उस दिन के बाद मुझे वो फिर कभी नहीं दिखा। फिर कुछ टाइम बाद हम लोग पंजाब के फरीदकोट में शिफ्ट हो गए। मेरे पापा जालंधर में काम करते हैं। मैंने गीता का पाठ करना भी बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था। शायद इसीलिए मुझे जयपुर में वो परछाई नजर आई थी। फरीदकोट बहुत ही पुराना शहर है, इसलिए यहां बहुत सी बुरी शक्तियां भी मौजूद हैं। मैंने नोटिस किया है कि इस तरह की चीजें मेरे ऊपर बहुत ही जल्दी हावी हो जाती हैं, लेकिन अब मुझे इन सब चीजों से डर नहीं लगता। अगर कहीं मुझे अजीब लगता भी है तो मैं उसे डरने के बजाय उस चीज का सम्मान करता हूं। मैंने एक कुत्ता भी पाला हुआ है जिसका नाम लियो है। लियो अक्सर मेरे कमरे की दीवार को देखकर भौंकता है, लेकिन मैं ये सब घर में किसी को नहीं बताता। अभी ये कहानी लिखते हुए सुबह के 5 बज गए हैं। मैं अभी भी उसी दीवार को देख रहा हूं जिसे देखकर मेरा कुत्ता अक्सर भौंकता रहता है। मैंने आपको जो कुछ बताया वो सब बिल्कुल सच है।